वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर चैनल ई लर्निंग कॉमर्स क्लासेस फॉर स्टैंडर्ड 11। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जर्नल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी एंट्रीज किस तरह से की जाती है विथ वेरियस एग्जांपल्स। दोस्तों, आपने पुराना हमारा वीडियो देखा ही होगा जो थियरी पार्ट है जर्नल का। उससे आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कैसा होता है और किस तरह से उसे हम लिखते हैं। अब हम आज देखने वाले हैं वेरियस एंट्रीज और उसके आंसर या उसकी जर्नल एंट्री किस तरह से की जाती है वो हम देखेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले एंट्री के एग्जाम्पल की तरफ। पहला एंट्री देखिए, पहले एग्जाम्पल देखिए कि कैश परचेज है। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर राम ऑफ ₹4000 एंड पेड कैश इमीडिएटली, यानी आपने मिस्टर राम से 4000 की कुछ वस्तु खरीदी और उसे तुरंत कैश पे कर दिया। अब इसमें अकाउंट्स इन्वॉल्व कौन कौन से हैं? आपका एक तो परचेज जो एक्सपेंसेस है और दूसरा जो कैश आपके बिजनेस से बाहर जा रही है। चलिए देखते हैं उसकी जर्नल एंट्री कैसे होती है। हमने देखा परचेज जो आपका एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस को हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट और बिजनेस से क्या बाहर जा रहा है? कैश। सो कैश इज़ अ रियल अकाउंट, तो कैश को क्रेडिट। तो हमने डेबिट किया 4000, क्रेडिट किया 4000। ये तो हो गई एंट्री। उस अब मैं आपको पहले बता दूं कि आपको जब जर्नल एंट्री आप करते हो तो आपको क्या प्रिकॉशन लेना है और उसमें एक फॉर्मेट कैसे होना चाहिए। ये आपके सामने फॉर्मेट ऑलरेडी मैंने रखा है। पहला है सीरियल नंबर, ताकि आप कौन किस नंबर की कौन सी एंट्री है अगर आपको किसी ने बोला तो आपको समझ में आए कि सीरियल नंबर क्या है उसका। उसके बाद है डेट। हमें डेट वाइज सारी एंट्रीज एंटर करनी है हमारे बुक्स में, तो डेट लिखना है। और डेट लिखने का एक तरीका जो जर्नल एंट्रीज में लिखी जाती है वो है ईयर पहले, उसके बाद हम लिखते हैं मंथ और उसके बाद लिखते हैं डेट। ताकि अगर आपका ईयर सेम है और मंथ सेम है तो आप सिर्फ नीचे की डेट बदल सकते हो। 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, जो भी आपकी डेट हो, सिर्फ आपको 7 लिखना है, 8 लिखना है और आगे आपकी एंट्री करनी है जब तक सितंबर मंथ चल रहा है। और उसके बाद हम लेते हैं पर्टिकुलर का कॉलम। पर्टिकुलर के कॉलम में हम कौन से अकाउंट को डेबिट करने वाले हैं, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करने वाले हैं, वो लिखते हैं। उसके आगे देखिए आप, एल एफ लिखा हुआ है। आपने सिर्फ एल एफ लिखा तो भी चलेगा। लेजर फोलियो कहते हैं जिसे हम। इसमें नॉर्मली आपके कौन से पेज पे लेजर बने हुए हैं उस पेज का नंबर लिखा जाता है। और आगे है उसके डेबिट जो अमाउंट इन रुपीज़ है और क्रेडिट वो भी अमाउंट इन रुपीज़ है। ये होने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है नरेशन। जो हमने देखा था बीइंग या फॉर से शुरू होता है, लेकिन प्रैक्टिकली हम बीइंग यूज़ करते हैं। तो ये एंट्री में आपने देखा कि हमने परचेज़ किया और कैश पे किया, तो उसका नरेशन कैसे, एकदम सिंपल वर्ड्स में लिख दिया हमने। बीइंग गुड्स परचेज फॉर ₹4000, सिंस मिस्टर राम से खरीदा है और उन्हें कैश दिया है तो राम का अकाउंट हम नहीं ले रहे क्योंकि हमने ऑलरेडी कैश दे दिया है, उनका अकाउंट ऑलरेडी हमने सेटल कर दिया है। इसलिए हमें राम की अकाउंट की एंट्री नहीं करनी है। डायरेक्टली हमने कैश पे किया, इसलिए उनका नाम नहीं आता है। आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि लेजर का जर्नल का फॉर्मेट कैसा होता है और उसमें क्या क्या होने ज़रूरी है। तो अब मैं वो नहीं बताऊंगा, अब सिर्फ मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा आगे कि कैसे कैसे जर्नल एंट्रीज की जाती है। अब देखते हैं हमारा सेकंड एग्जांपल, क्रेडिट परचेज। पहला हमने देखा कैश परचेज, तो कैश परचेज की हमने एंट्री ऑलरेडी देख ली कि हमने परचेज को एक्सपेंस को डेबिट किया और कैश को क्रेडिट किया। अब दूसरी एंट्री है क्रेडिट परचेज। हमेशा माल कैश में तो नहीं लाएंगे हम, कभी कभी हमें क्रेडिट पे लाना पड़ेगा। तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं? परचेज गुड फ्रॉम लक्ष्मण ₹5000 ऑन अ 1 मंथ क्रेडिट। आपने लक्ष्मण को बोला मैं माल तो लेके जा रहा हूँ, पैसे 1 महीने बाद दूंगा। अब उसकी एंट्री कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सेकेंड एंट्री है हमारी परचेज अकाउंट डेबिट। अगेन परचेज इज एक्सपेंसेस एंड नॉमिनल अकाउंट है तो वो डेबिट होगा ही होगा। तो 5000 की एंट्री हमने कर दी। अब यहाँ पे कि माल हमने क्रेडिट पे लाया है तो हमें क्रेडिटर का नाम लिखना होगा, उसका अकाउंट बनाना होगा। तो हमने क्रेडिट किसे किया? टू लक्ष्मण। अब लक्ष्मण हमारा क्रेडिटर बन गया है जब तक हम उसका पेमेंट नहीं करते हैं। और आपको लक्ष्मण का तो अकाउंट पता है, पर्सनल अकाउंट है, तो क्रेडिट द गिवर, इसलिए क्रेडिट हो गया लक्ष्मण का अकाउंट।
उसके बाद हमने लिख दी एंट्री की नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज ऑफ ₹5,000 फ्रॉम लक्ष्मण ऑन 1 मंथ्स क्रेडिट, ताकि आपको याद रहे कि 1 महीने बाद लक्ष्मण को पेमेंट करना है, इसलिए हमने क्रेडिट पीरियड भी हमारे नरेशन में क्लियर कर दिया। तो इससे जो भी आपका ये एंट्री देखेगा उसे तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये माल किससे खरीदा है और कितने दिनों के क्रेडिट पीरियड पे है। और सीरियल नंबर चेंज कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल पर्पस हमने डेट नहीं बदली है, सारी डेट आपकी 5 सितंबर की ही रखी है हमने, और लेजर फोलियो भी हमने नहीं बदला है, क्योंकि सिर्फ ये हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं। बस सीरियल नंबर आपके जैसे जैसे एंट्री बदलेंगे वैसे वैसे हम एंट्री के सीरियल नंबर बदलते जाएंगे, और आपको भी आपके लिए वही करना है। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन या तीसरा एग्जाम्पल बोले हम। गुड्स रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न, गुड्स रिटर्न वर्थ ₹1,000 फ्रॉम लक्ष्मण। आपने जो माल अभी खरीदा था लक्ष्मण जी से, उसमें से आपको लगता है कि अरे 1,000 का माल तो मुझे काम नहीं आने वाला, और उसे हमें, या फिर वो माल डिफेक्टिव हो, कोई भी कारण हो सकता है आपके रिटर्न करने का। तो ऐसी परिस्थिति में आपको एंट्री क्या करनी होगी, चलिए देखते हैं। हमारी तीसरी एंट्री, सिंस अब हम माल किसे देने वाले हैं, लक्ष्मण को। लक्ष्मण पर्सनल अकाउंट है, उन्हें वापस माल जा रहा है, तो डेबिट द रिसीवर, यानी लक्ष्मण को हमने डेबिट कर दिया, और हमने क्रेडिट किया परचेज रिटर्न को। परचेज रिटर्न हमारा परचेज के अंदर ही खुलने वाला एक लेजर है, उसमें जितना भी आपका परचेज रिटर्न, जो भी आपकी परचेज से एंट्री बाहर होने वाली है, परचेज जो होने वाला है, कम होने वाला है, उसे हम क्रेडिट करते जाएंगे। तो हमने एक परचेज रिटर्न अकाउंट खोल लिया है, या फिर आप चाहे तो आउटवर्ड अकाउंट भी खोल सकते हो, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, दोनों का मतलब सेम ही है। बस आपको याद रहे इसलिए हमने एक ही अकाउंट लिखा है यहाँ पे। आप भी एक ही अकाउंट याद रखोगे तो भी आपके लिए चलेगा। तो परचेज रिटर्न अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया 1,000 से, और उसका नरेशन हमने क्लियर क्लियर लिख दिया, बीइंग गुड्स रिटर्न टू लक्ष्मण वर्थ ₹1,000, ताकि जो भी देखे उसे समझ में आए कि भाई जो हमने परचेज़ किया था लक्ष्मण जी से, उसमें से 1,000 रुपये का माल कम हो गया है, और हमारे लक्ष्मण जी जो क्रेडिटर थे 5,000 के, वो 1,000 से कम हो गए हैं। अब हमें 1 महीने बाद उन्हें कितना पेमेंट करना है, सिर्फ 4,000। क्यों? क्योंकि हमने 1,000 रुपये का माल तो रिटर्न कर दिया। अब देखते हैं हमारी फोर्थ एंट्री, कैश सेल। अब तो हो गई थी बात परचेज की और परचेज रिटर्न की। अब परचेज के बाद अब आप भी बिजनेस में सेल करोगे, तो आपने पहला जो काम किया वो आपने सेल किया। सेल गुड वर्थ ₹8,000 टू रहीम फॉर कैश। आपने रहीम साहब को कहा कि भाई आपको कैश देना होगा अगर आपको हमसे माल लेना है। तो आपने 8,000 का माल जो बेचा उन्हें, उसका तुरंत कैश ले लिया। तो अब देखिए वापस अकाउंट्स इन्वॉल्व कौन कौन से हैं, दो, सेल्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट। उसका नेचर आपने आपके दिमाग में फिट कर ही लिया होगा। चलिए देखते हैं उसकी एंट्री जब करते हैं तो क्या होती है। अब क्योंकि पैसा बिजनेस में आ रहा है और कैश तो रियल अकाउंट है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश को हमने डेबिट कर दिया। और सेल्स तो हमारा इनकम है ना, और इनकम को हम क्या करते हैं, नॉमिनल अकाउंट को, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो हमने सेल को क्या किया, क्रेडिट कर दिया, और साथ के साथ उसका नरेशन भी क्लियरली लिख दिया कि बीइंग गुड सोल्ड टू मिस्टर रहीम वर्थ ₹8,000 फॉर कैश, ताकि आपको बाद में ये कन्फ्यूजन ना हो कि इनसे पैसे लिए थे या नहीं लिए थे। तो अगर आपने नीचे लिख ही दिया है कि कैश में लिया था, माल बेचा था, तो बाद में वो आपको जब भी आप कैश टैली करोगे तो आपको आसानी हो जाएगी। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, कि भाई आप जो भी एंट्री कर रहे हो उस समय आपको दो अकाउंट्स कौन से हैं वो ध्यान रखने हैं, कौन से नेचर का अकाउंट है वो ध्यान रखना है। अगर वो चीज़ दो दो चीज़ ध्यान रखोगे तो आपकी एंट्री गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। चलिए देखते हैं आगे की एंट्री क्या कहती है। पहला तो सेल हमने कैश में कर दिया। अब हमें सेल क्रेडिट पे करने की बारी आ गई। भाई नानक साहब आए, आपको बोलते कि भाई 2 महीने बाद पैसे दूंगा, माल तो लेके जाऊंगा। सिंस आपको तो बिजनेस करना है और क्रेडिट भी देना पड़ेगा आपको बिजनेस में, तो आप अभी सेल का, कैश सेल का हमने एंट्री देख लिया। उसमें हमने रहीम साहब का नाम नहीं लिखा क्योंकि हमने कैश में ले लिया। अब देखिए क्रेडिट सेल में हम क्या करते हैं एंट्री, चलिए देखते हैं। अब क्योंकि हमने क्रेडिट सेल किया है और नानक इज़ अ पर्सनल अकाउंट, तो डेबिट द रिसीवर, सिंस नानक जी को माल गया है, तो नानक जी को अकाउंट को डेबिट कर दिया हमने। नानक अकाउंट डेबिट 6,000। और सेल्स तो हमने पीछे ही देख लिया कि हमारा इनकम
को हम क्रेडिट करते हैं क्योंकि वो नॉमिनल अकाउंट है। तो नानक अकाउंट डेबिट, क्रेडिट हो गया सेल को, और हमने नीचे लिख दिया भाई बीइंग गुड सोल्ड टू मिस्टर नानक ऑन क्रेडिट। आप चाहिए तो उसमें लिख सकते हो 2 महीने का क्रेडिट दिया है नरेशन में, ताकि आप 2 महीने बाद उन्हें याद दिला सको कि भाई पेमेंट ड्यू है तो हमें दे दीजिए। चलिए देखते हैं आगे की एंट्री। अब तक तो देखा हमने सेल कर दिया, जैसे आपने माल रिटर्न किया, हो सकता है कुछ दिनों बाद आपसे जिसने माल खरीदा है वो आपको वापस करने आ जाए, कोई भी कारण से डिफेक्टिव निकले, चाहे उन्हें लगने नहीं वाला हो, चाहे कोई और भी कोई भी रीज़न हो। तो तब उस परिस्थिति में हमें क्या एंट्री करनी है वो भी हमें मालूम होना चाहिए। तो गुड्स रिटर्न इनवर्ड, दैट इज सेल रिटर्न। नानक साहब ने आपको 1,000 रुपये का माल रिटर्न कर दिया, जो आपसे 6,000 रुपये का जो माल उसमें ख़रीदा था उसमें से 1,000 रुपये का माल रिटर्न आ गया। तो उसकी एंट्री कैसी होगी, चलिए देखते हैं। पिछले अकाउंट में हमने देखा था नानक साहब को हमने डेबिट किया था, तो इसमें हमें क्रेडिट करना होगा। क्यों? नानक साहब अभी इस कंडीशन में गिवर हैं। पर्सनल अकाउंट क्रेडिट उसको होता है जो माल देता है, यानी क्रेडिट द गिवर। और सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, आप सेल रिटर्न, आपका सेल वापस माल आ रहा है वापस, तो जितना भी आपने सेल टोटल क्रेडिट हुआ उसमें से उतना अमाउंट आपका कम होना चाहिए, ताकि आपकी सेल जो बाहर की फिगर हो उसमें एग्जैक्ट फिगर दिखे कि नेट ऑफ सेल यानी रिटर्न, यानी टोटल जो जितने के भी माल बेचे उसमें से माइनस जो रिटर्न आया, वो माइनस होने के बाद जो आउटर फिगर है वो आपके पूरे साल की एक्चुअल सेल रहेगी। तो आपको पिछले अकाउंट में हमने सेल को डेबिट किया, क्रेडिट किया था, इसलिए हमें यहाँ पे सेल रिटर्न को डेबिट करना पड़ रहा है, ताकि आपका सेल उतने अमाउंट से कम हो जाए। आप चाहिए तो आउटवर्ड रिटर्न को भी अकाउंट बना सकते हो उसका, और कर सकते हो, लेकिन आपको याद रहे इसलिए एक ही अकाउंट याद रखिए, सेल रिटर्न ही बनाइए, उसे डेबिट कीजिए, नानक साहब को क्रेडिट कीजिए, और नीचे नरेशन क्लियर कर दीजिए बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम मिस्टर नानक वर्थ ₹1,000। चलिए देखते हैं आगे की एंट्री। गुड्स विदड्रॉन बाय प्रोप्राइटर। अब प्रोप्राइटर साहब, जब आप खुद बिजनेस के जब ओनर हो, आपने सोचा कि चलो 500 का माल मुझे भी चाहिए, तो आप अपने घर ले गए वो माल। तो अभी आपको ध्यान में आ गया होगा कि कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। एक तो ड्राइंग का पक्का है, दूसरा सोचिए, चलिए मैं बता देता हूँ आपको। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, अपने परचेज कम हो गए ना आपके, क्योंकि आपने परचेज जो किए थे माल उसमें से आप 500 का माल ले गए। तो ड्राइंग अकाउंट पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट आपका क्यों परचेज हो जाएगा, क्योंकि आपके अकाउंट उतना परचेज आपका कम होने वाला है। तो आपने अकाउंट परचेज को जब खरीदा था तब डेबिट किया था, इसलिए अभी आपको परचेज कम करना है, इसलिए आपको क्रेडिट करना मैंडेटरी है, ताकि आपने टोटल कितना परचेज किया आपके बिजनेस के लिए वो आपको क्लियरली डिफाइन हो सके। और नीचे आप क्लियर लिख दीजिए बीइंग विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर वर्थ ₹500, ताकि आपको याद रह सके कि आप ही ने ये निकाला था बिजनेस में से। चलिए देखते हैं आगे की एंट्री। अब बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको कुछ कभी कभी चीज़ें फ्री सैंपल भी बांटनी पड़ती है। आपने देखा होगा एक जियो का एग्जांपल, पहले डेटा फ्री में डाला, फिर उसके बाद अब लोगों ने उसे आ, खरीदना शुरू कर दिया। तो वैसे ही ये बिजनेस की एक स्ट्रैटेजी है जो हर कोई बिजनेसमैन फॉलो करता है। तो आपने क्या किया, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। कितने रुपए का किया? 300 रुपये का। किस में किया? कॉलेज स्टूडेंट में किया। तो ये तो आपका खर्चा ही हो गया आपके बिजनेस के लिए। आप उसे कैसे बुक करोगे आपके एंट्री, जर्नल एंट्री में? चलिए देखते हैं। अब आपको करना क्या है, आपने फ्री सैंपल किस लिए दिया है? ताकि आपका बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट हो सके, बराबर। तो आपको एक एडवर्टाइजमेंट का अकाउंट खोलना है और उसमें ये खर्चे को डाल देना है। तो खर्चा है आपका तो P&L में डेबिट होता है, यानी एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं नॉमिनल अकाउंट के जितने भी नेचर के होते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्योंकि आपके परचेज जो आपने किए थे वो उतने अमाउंट से कम होने चाहिए। पहले हमने जब परचेज किया था तब डेबिट किया था, अब परचेज को हमें कम करना है, इसलिए हमें उसे क्रेडिट करना होगा। और नीचे नरेशन क्लियरली लिख देना है हमें, बीइंग गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर कॉलेज स्टूडेंट एज फ्री सैंपल। कितने का? 300 की एंट्री है, आपको वो समझ में आ ही जाएगा। ये यहाँ तक आई होप आपको क्लियरली समझ में आ ही गया होगा। तो बढ़ते हैं हम आगे की एंट्री की तरफ। वो एंट्री किस तरह की नेचर की है, चलिए देखते हैं।
अब हम देखते हैं कि कोई कारण से अगर आपके बिजनेस में लॉस हो जाता है, चाहे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है गुड्स, तो कैसी एंट्री होती है। अगर आपने उसका इंश्योरेंस नहीं ले रखा है, उस सिचुएशन में एंट्री कैसी होगी, पहले वो देखते हैं। इफ़ नॉट इंश्योर्ड, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹250। चलिए देखते हैं दो एंट्री। अभी आपका लॉस हुआ है, तो लॉस का तो अकाउंट हमें डेबिट करना पड़ता है हमेशा, कि नॉमिनल अकाउंट हमें यही सिखाता है कि ऑल लॉसेज टू बी डेबिटेड। तो हमने क्या किया, एक अकाउंट बनाया लॉस बाय फायर अकाउंट, ताकि आपको समझ में आए कि भाई ये कौन से नेचर का एक्सपेंसेस था। तो आपने क्या किया, लॉस बाय फायर अकाउंट के डेबिट किया। क्यों? नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। टू परचेज अकाउंट, अगेन परचेज, आपका जो भी आपका परचेज आपने लिया था वो डेबिट किया था, उसे कम करना है, तो हमें क्या करना होगा, उसका अपोजिट इफेक्ट देना है। तो अपोजिट इफेक्ट क्या है डेबिट का? क्रेडिट। तो हमने उतने अमाउंट को क्रेडिट कर दिया, और नीचे नरेशन क्लियरली लिख दी कि बीइंग गुड लॉस्ट बाय फायर। आई होप यू आर क्लियर। और दो तीन एंट्री इस तरह की है, उसमें और पक्के से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ये तो था जब हमने इंश्योरेंस नहीं ले रखा था। अब देखिए, जब हमने इंश्योरेंस ले रखा है और इंश्योरेंस कंपनी ने हमें पूरा क्लेम ना देते हुए पार्शियल क्लेम दिया। आपका समझ लीजिए माल डिस्ट्रॉय हुआ, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर 250 का, और आपको अपने शायद शॉर्ट इंश्योरेंस ले रखा था, इसकी वजह से आपको कंपनी ने 150 रुपये ही अलाउ किया या 200 रुपये ही सैंक्शन किए आपके गुड्स के लिए। तो उस कंडीशन में आप अपने बुक्स में एंट्री कैसे करोगे, चलिए देखते हैं। अगेन लॉस है तो कुछ तो लॉस को डेबिट होगा ही, और इधर यहाँ पे आपको 150 रुपये इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया। तो अब इस कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए कौन हो गई? डेटर हो गई। जब तक आपको पैसे नहीं मिलते तब तक के लिए वो आपकी डेटर हो गई। तो उसके अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। और दूसरा लॉस बाय फायर जो लॉस हुआ हमें, वो हमारा डेबिट होगा। क्यों? नॉमिनल अकाउंट कहता है कि ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस टू बी डेबिटेड। और हमारा क्या कम हुआ? परचेज कम हो गया। परचेज को पहले इफेक्ट डेबिट की थी, तो अब कौन सी इफेक्ट आएगी? क्रेडिट की। तो ये एक एग्जांपल दोस्तों कंबाइन एंट्री का भी है। मैं आपको कंबाइन एंट्री और कैसे कर सकते हैं वो आगे के एग्जांपल में क्लियरली समझा दूंगा। अभी के लिए बस आप इतना समझ लीजिए कि कौन कौन सी दो एंट्रीज होंगी। अगर आप इसे नॉर्मल सिंगल एंट्री करोगे तो आप ऐसे करोगे कि इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 150 टू परचेज अकाउंट 150, और दूसरी एंट्री ऐसे करोगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 100 टू परचेज अकाउंट 100। इसका मैं एग्जांपल और भी लूँगा कंबाइन एंट्री का, आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। और बाद में आपको इसमें नीचे क्लियरली नरेशन लिखना नहीं भूलना है कि हमें 150 का क्लेम मिला इंश्योरेंस कंपनी से और लॉस हो गया 100 रुपये का। अब देखते हैं अगली एंट्री। इस एंट्री में हम देखेंगे कि अगर आपको पूरा इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दे दिया, आपने 250 का माल जो लॉस हुआ आपका फायर से, उसका ही उतना पूरा का पूरा क्लेम आपको इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया। नॉर्मली ये होता नहीं है, लेकिन कभी कभी ये हो भी सकता है। तो कैसी एंट्री करेंगे, चलिए देखते हैं। 11th एंट्री देखिए। अभी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, पूरा अमाउंट वो देने वाली, तो आपके लिए वो डेटर बन गई 250 रुपये के लिए, इसलिए हमने अकाउंट डेबिट कर दिया। और परचेज हमारा उतने अमाउंट से कम हो गया तो हमने उसे क्रेडिट कर दिया, और नीचे क्लियरली लिख दिया भाई लॉस बाय फायर 250, और पूरा क्लेम मिलने वाला है इंश्योरेंस कंपनी से 250। जब ये पैसे मिल जाएंगे हमें, तो उसकी एंट्री क्या होगी दोस्तों, सोचिए ज़रा। उसकी एंट्री, यस इंश्योरेंस अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है, और कैश हमारे बिजनेस में आएगी, तो कैश के अकाउंट को डेबिट करेंगे, इंश्योरेंस को क्रेडिट कर देंगे, और ये अकाउंट नील हो जाएगा। वो आपको आगे की प्रैक्टिकल सम करेंगे तो समझ में आएगी। चलिए देखते हैं आगे का एग्जाम्पल। इंश्योरेंस के बाद अब देखिए कुछ एग्जाम्पल ऐसे हो जाते हैं, या कुछ बिजनेस में ट्रांजैक्शन ऐसे हो जाते हैं जिसमें हमें इंश्योरेंस कंपनी का कुछ क्लेम नहीं मिलता। जैसे कि गुड डैमेज बाय लॉस इन ट्रांजिट। आपने माल किसी को भेजा और वो माल बीच में ही गाड़ी ख़राब हो गई, और गाड़ी से सारा माल गिर गया और सब ख़राब हो गया, और उसका इंश्योरेंस भी नहीं हो, तो उस केस में अगर आपके ऊपर वो एक जिम्मेदारी है पहुंचाने की, तो वो लॉस आपका है। तो क्या करोगे एंट्री? सिंस, आइए देखते हैं एंट्री क्या बोलती है। सिंस लॉस है तो क्या, अब इसके लिए एक नया अकाउंट बनाइए। जो लॉस बाय फायर था उसे वैसे ही रहने दीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि लॉस फायर से कितना हुआ और दूसरे कारणों से क्यों कितना हुआ, ताकि आप ईयर एंड में एनालाइज कर सको। तो इसमें आप नया अकाउंट क्या खोलोगे? लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, जितने का लॉस हुआ 350 का, और टू परचेज, क्योंकि आपका परचेज उतने अमाउंट से कम हो गया तो आप उसे क्रेडिट कर दोगे,
और नीचे के नरेशन क्लियरली लिख दोगे, बीइंग गुड लॉस्ट इन ट्रांजिट वर्थ ₹350। चलिए देखते हैं आगे की एंट्री। प्लीफर्ड गुड और स्टोलन ऑफ ₹650, थेफ्ट ऑफ गुड्स 650। अब समझ लीजिए कि आपके बिजनेस में किसी रात को चोरी हो गई, तो चोरी हो गई तो उसकी एंट्री कैसे होगी बुक्स में? भाई आपको जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं वो सब रिकॉर्ड करने होते हैं दोस्तों। तो चाहे वो चोरी हो चाहे वो लॉस हो, ये सब का इफेक्ट आपके बुक्स में, जब तक मॉनेटरी टर्म्स में आपको लॉस है उससे आपको बुक करना ही है। तो देखिए क्या एंट्री होती है उसकी, वहाँ पे चलते हैं अभी एंट्री की तरफ। अब हमें नया अकाउंट बनाना है, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। पिछला हमने ट्रांजिट में देखा था, लॉस ट्रांजिट में हुआ इसलिए हमने उसे ट्रांजिट का रहने दिया। अब ये नया अकाउंट हमने बना लिया लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। अगेन लॉस टू बी डेबिटेड, क्यों? नॉमिनल अकाउंट का नेचर है एंड नॉमिनल अकाउंट हमें कहता है डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस टू परचेज, क्योंकि परचेज आपका उतने अमाउंट से कम होने वाला है, उसका इफेक्ट जो डेबिट का था उसे हमें क्रेडिट करना पड़ेगा ताकि नेट परचेज आपको समझ में आए कितना है। तो आपने परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और नीचे क्लियरली लिख दिया बीइंग गुड लॉस बाय थेफ्ट फॉर ₹650। अब देखते हैं आगे की एंट्री क्या कहता है ये एंट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बाय प्रोप्राइटर। ये एक्चुअली पहली एंट्री होनी चाहिए बिजनेस की, लेकिन ठीक है एग्जाम्पल के लिए ले रहे थे तो इसका सीक्वेंस मैंने लास्ट में रखा है ताकि इसका मैं कंबाइंड एंट्री भी आपको समझा सकूं। तो बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपने क्या किया, कैश लाई 1,50,000 रुपये। आपने ही अपने खुद के गुड्स लाए पहले से ही, जो आपके पास पड़े थे वो आपने बिजनेस में लाया, वो 30,000 का था वो आपने लाया। और आपके पास जो पर्सनल लैपटॉप था वो भी आपने अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दिया, और वो बिजनेस में जो लैपटॉप लाया वो था 50,000 रुपये का। तो अगर आप इसकी सिंगल एंट्री करोगे तो कैसी होगी, और एक ही नेचर का एंट्री जब होता है तो उसे हमें कंबाइन कैसे किया जा सकता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको आसानी हो आगे के एक कॉमन एंट्रीज करने में। तो देखते हैं, पहले पहले देखते हैं हम सिंगल एंट्री कैसे होती है उसकी। पहले हमने देखा कि कैश लाया 1,50,000 रुपये और प्रोप्राइटर ने लाया, तो कैश बिजनेस में आ रही है, रियल अकाउंट है, उसको डेबिट कर दिया। और प्रोप्राइटर गिवर है, तो पर्सनल अकाउंट का नेचर है, जो गिवर होता है उसे हम क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट द गिवर। सो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट 1,50,000। दूसरा हमने देखा कि आपने खुद के ही गुड्स लाए थे बिजनेस में जिसकी कीमत 30,000 रुपये थी, तो गुड्स अकाउंट डेबिट, जो आपके गुड्स में जो आप गुड्स ला रहे हो उसकी अकाउंट को भी डेबिट हो जाएगा, बाद में ये कन्वर्ट होके आपके परचेज में चले जाएगा। टू प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट, प्रोप्राइटर अगेन गिवर है यहाँ पे और क्रेडिट उसको होगा क्योंकि पर्सनल अकाउंट है। थर्ड चीज़ जो लाई थी आपने, लैपटॉप लाई थी, लैपटॉप आपका एसेट है, तो आपके एसेट रियल अकाउंट है और एसेट का नेचर क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो लैपटॉप आपके बिजनेस में आ गया तो लैपटॉप के अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया, और क्रेडिट किसको कर दिया, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल यहाँ पे भी उसी तरह अप्लाई हो गया। अब ये तीनों एंट्री की आप अगर नेचर देखोगे तो क्रेडिट एक ही चीज़ को गया है, दैट इज़ प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। सिंस आपके सिर्फ डेबिट बदले हैं, कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट, लैपटॉप अकाउंट डेबिट, और हमने क्रेडिट किसको किया है, कैपिटल को, तो उसकी कंबाइंड एंट्री देखिए राइट साइड में कैसे की है हमने। कैश अकाउंट डेबिट 1,50,000 रुपये, गुड्स अकाउंट डेबिट 30,000 रुपये, लैपटॉप अकाउंट डेबिट 50,000 रुपये, इन तीनों की टोटल की हमने। और इसका एक ही इफेक्ट हमने डायरेक्ट कैपिटल को दे दिया टू प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। इन तीनों की आप टोटल करोगे तो आपके अकाउंट में आ जाएगा 2,30,000 रुपये, और उसका आप नरेशन भी क्लियरली लिख सकते हो, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय प्रोप्राइटर, कैश इतना लाया, गुड्स इतना लाया, लैपटॉप इतने का अमाउंट का लाया। तो ये आपकी कंबाइंड एंट्री बन जाती है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आप जब जर्नल एंट्री करो तो क्या चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। एक सिर्फ एक दिखाना चाहता हूँ आपको एक एंट्री पीछे वाली, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपने जब भी जो भी अकाउंट डेबिट कर रहे हो उसके अकाउंट के आगे DR लिखना ज़रूरी है,
और जब भी आप कोई अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हो तो उसका स्टार्टिंग 2 से होना ज़रूरी है। ये आपके मार्क्स कटवा सकता है एग्ज़ाम में अगर आप इसका ध्यान न रखो। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो भी अकाउंट को डेबिट कर रहे हो वो उसके अकाउंट के आगे थोड़ा स्पेस छोड़ के DR लिखना ज़रूरी है, और क्रेडिट लिखते समय 2 लिखना ज़रूरी है। और 2 लिखेंगे तो थोड़ी सी गैप छोड़ दीजिए ऊपर वाले एंट्री से, जो भी अकाउंट को डेबिट किया है उसमें 2 कैरेक्टर्स की स्पेस छोड़ दीजिए और उसके बाद 2 लिखिए, और फिर आपके आगे की जो भी अकाउंट है उसे लिखिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से की जाती है जर्नल एंट्रीज वेरियस ट्रांजैक्शन की, एंड बहुत इजी था मुझे लगता है। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल सकते हैं, सजेशन भी डाल सकते हो, और हमें बता सकते हो कि आपको हमारा चैनल कैसा लगता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ अगला जो मैं वीडियो लाऊंगा उसमें मैं आपके लिए कुछ कंसेप्ट ऐसे लाऊंगा जो आपके बुक्स में बहुत छोटे रूप में दिया हुआ है, जैसे कि जीएसटी क्या होता है, किस तरह से उसे प्रैक्टिकल यूज़ किया जाता है, और जब उसकी एंट्री करते हैं हम तो बुक्स में कैसी एंट्री की जाती है वो मैं आपको बताऊंगा। और साथ में बताऊंगा एग्जाम्पल, कुछ लाइव एग्जाम्पल्स जो आपको आपके प्रैक्टिकल लाइफ में सॉल्व करने के लिए आसान हो। और फिर उसके बाद हम एक लेंगे कुछ कॉम्प्रिहेंसिव सम्स, ताकि वो उसे एक बार आपने सॉल्व कर लिया तो आपको सारे एंट्रीज एक ही जगह पे मिल जाएंगे। आई होप यू लाइक्ड आवर वीडियो, और ज़रूर अपने दोस्तों को भी बताइएगा इसके बारे में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, गुड बाय। क्या आपको टेक्स्ट बुक के दिए हुए क्वेश्चन की चिंता सता रही है? क्या आपको इस बात की चिंता है कि आप एग्ज़ाम के पहले अपना पोर्शन किस तरह से रिवाइज कर सके? तो यह है उसका सॉल्यूशन। हम लेके आए हैं 11th स्टैंडर्ड अकाउंट्स के लिए नोट्स एंड गाइड, जो आपके टेक्स्ट बुक के दिए हुए क्वेश्चन को तो सॉल्व करेगा ही, साथ में आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। और इसमें आपको मिलेंगे कुछ कॉम्प्रिहेंसिव सम्स जो आपको एग्ज़ाम के कुछ मिनटों पहले रिवाइज करने के लिए आसानी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको चाहिए आपका नोट्स एंड गाइड तो क्लिक कीजिए नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन पे और पाइए आपकी खुद की कॉपी।